हेलो एवरीवन। मैं हूँ इशिका शर्मा और इस चैनल पर स्टार्ट हो चुकी है कंपनी लॉ सीरीज़, जिसका ये एपिसोड 3 है। इसमें हम कवर करेंगे सेक्शन 8 से सेक्शन 12 तक। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Section 8 of Companies Act 2013, that is formation of companies with charitable objects etc. सो बेसिकली ये उन कंपनीज के लिए होता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होती बल्कि सोशल कोजेस के लिए काम करती हैं, उन पर अप्लाई होता है। बेसिकली इसमें 11 सबसेक्शंस हैं। रीड विद रूल 19, 20, 21 एंड 23, दैट इज चैप्टर 2, incorporation of companies. So let's get started with the subsection 1. ये सबसेक्शन बताता है कि अगर कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव हो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट या कोई ऐसा कॉज जो जनरल पब्लिक के बेनिफिट के लिए हो और जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं हो बल्कि अपना सारा पैसा और इनकम उस कॉज में वापस इन्वेस्ट करना हो और जो अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड ना डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ऐसी कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी के रूप में रजिस्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस मिल सकता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन पैसा बनाना नहीं बल्कि पब्लिक गुड सर्विस करना है, तो वो इस प्रोविज़न के अंडर लीगली एक नॉन प्रॉफिट कंपनी बना सकती है। एग्जांपल ले सकते हैं लाइक एनजीओज हो गई, एजुकेशनल ट्रस्ट हो गई, कल्चरल सोसाइटीज़ हो गई या एनवायरमेंटल ग्रुप्स हो गए, जो कि सेक्शन 8 कंपनी बनाते हैं ताकि उन्हें एक प्रॉपर लीगल स्ट्रक्चर मिल सके। देन सीजी पर्सन या एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अलाउ कर देगा कि वो रजिस्टर्ड कर ले एज अ लिमिटेड कंपनी, एंड जिसमें कोई भी एडिशन नहीं होना चाहिए लिमिटेड वर्ड का और ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का। देन हम रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन देंगे एंड वो एप्लीकेशन किस फॉर्म में जाएगी, स्पाइस प्लस, जो कि INC 32 में दी जाती है और ये बताया गया है रूल 19 में, जो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का है। एप्लीकेशन देने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्टर कर देगा एज अ सेक्शन 8 कंपनी। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो एक कंपनी होती है वो जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हो जाती है एज अ सेक्शन 8 कंपनी, वो एंजॉय कर सकता है सारे प्रिविलेजेस एंड ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ लिमिटेड कंपनी। उसके पास सारे अधिकार हैं और सारी जिम्मेदारियां हैं ऑफ लिमिटेड कंपनीज की। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी में लिमिटेड वर्ड नहीं आता, ना ही प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आता, इसकी छूट होती है। बट उसके ऊपर सारी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और राइट्स होते हैं जो कि लिमिटेड कंपनी के ऊपर होते हैं, बट ये पब्लिक वेलफेयर के लिए होती हैं। ठीक है, बस इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कंपनीज एक्ट के अंदर आने वाली सारी कंप्लाइंट्स करने हैं, एनुअल फाइलिंग करनी है, ऑडिट करनी है, तो उसको ये सब करने से छूट होती है, बट उसके ऊपर सारी प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस होती है लिमिटेड कंपनीज की। सबसेक्शन 4 का क्लॉज फर्स्ट बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी अपने MOA या फिर AOA के प्रोविजंस को ऑल्टर करना चाहती है तो वहाँ पे CG की अप्रूवल लगेगी। क्लॉज सेकंड बोलता है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना है किसी भी अदर काइंड ऑफ कंपनी में, तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा रूल 21 के जो भी प्रोविजंस हैं। तो रूल 21 के प्रोविजन बोलते हैं कि फर्स्ट उसे SR पास करना होएगा, सेकंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में रीज़न देना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कन्वर्जन का, थर्ड उसे फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के साथ MGT 14 प्लस जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस होएगी, फोर्थ उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा प्लस कॉपी ऑफ एप्रिसिएशन देनी पड़ेगी और एनेक्सजेट देना पड़ेगा जो कि INC 18 का होता है, रजिस्ट्रार को देना पड़ेगा जो कि MCA सिस्टम के थ्रू होता है। फिफ्थ उसे कॉपी ऑफ एप्लीकेशन देना पड़ेगा जो कि रजिस्ट्रार के पास फाइल्ड होता है। सबसेक्शन 5 बोलता है कि जो लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई है इस एक्ट के अंदर या फिर प्रीवियस एक्ट के अंदर,
वो सीजी को सेटिस्फाई करेगा कि वो फॉर्म्ड हो गई है एंड वो कंप्लाई कर रहा है सारे ऑब्जेक्ट्स को जो कि सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के क्लॉज एबीसी में दिए गए थे। ए में बताया गया था उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। बी में बताया गया था कि वो अपने सारे प्रॉफिट्स और अदर इनकम्स प्रमोट करने के लिए लगाएगा अपने सेक्शन 8 को। एंड सबसेक्शन एंड क्लॉज सी बोलता है कि वो मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो सीजी को कंप्लाई कर देगा लिमिटेड कंपनी। देन सीजी लिमिटेड कंपनी को ग्रांट कर देगी लाइसेंस जिस पे रूल 20 अप्लाई होता है, उसको अभी आगे हम देखेंगे। प्लस उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे सारे रूल्स जो कि सेक्शन 8 के होते हैं। प्लस उसको रिमूव करना पड़ेगा लिमिटेड वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड। एंड जो भी उसको लाइसेंस ग्रांट होएगा वो फॉर्म INC 16 का होएगा या फिर फॉर्म INC 17 का होगा। ये सारी चीज़ें रूल 20 में अप्लाई होती है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद रूल 20 ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, दैट इज लाइसेंस फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी। इसमें जो लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है इस एक्ट के अंदर वो रजिस्ट्रार को फॉर्म INC 12 देगी। सेकंड उसमें सारी डिटेल्स होनी चाहिए एप्लीकेशन में, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डिक्लेरेशन होगी एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी जो कि प्रैक्टिस में होने चाहिए, कि उसने सारी रिक्वायरमेंट्स जो है सेक्शन 8 की उसको कंप्लाई करा है। स्टेटमेंट देंगे उसमें सारी डिटेल्स होंगी एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की। सर्टिफाइड कॉपी होएगी रिजोल्यूशन जो पास हुआ था जर्नल मीटिंग या फिर बोर्ड मीटिंग में। देन डिक्लेरेशन होएगी ईच पर्सन की जिसने एप्लीकेशन दी है। थर्ड वो पब्लिक नोटिस देगा INC 26 में जो कि पब्लिश्ड हो जाएगी एटलीस्ट वंस इन वर्नैकुलर न्यूज़पेपर या फिर उसकी वेबसाइट पर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। इसमें बीच में एंड है। देन रजिस्ट्रार जो है एप्लीकेंट को अप्रूवल दे देगा। देन रजिस्ट्रार जो है वो कंसिडर करेगा 2 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसकी बोर्ड रिपोर्ट्स देखेगा, ऑडिट रिपोर्ट्स देखेगा रिलेटिंग टू एग्जिस्टिंग कंपनीज। देन आफ्टर कंसिडरिंग ऑब्जेक्शंस जो भी हैं जो कि रिसीव हुई थी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। देन आफ्टर कंसल्टिंग एनी अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी, डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिसाइड करेगा कि लाइसेंस को ग्रांट करना है कि नहीं करना है। अगर लाइसेंस ग्रांट करना है तो INC 16 देना पड़ेगा फॉर्म, देन या फिर फॉर्म INC 17 होगा एज द केस में बी। एंड रजिस्ट्रार को पावर है कि वो कोई भी जो कंडीशन है वो इंक्लूड कर सकता है लाइसेंस के अंदर। देन बोलता है कि जो रजिस्ट्रार है उसके पास वो बोल सकता है कि वो इंसर्ट करे अपना मेमोरेंडम या आर्टिकल्स और कुछ कंडीशंस इन द लाइसेंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रजिस्ट्रार इन हिज बिहाफ। सबसेक्शन 6 इज़ ऑल अबाउट रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। इसमें सीजी जो है सेक्शन 8 कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकता है अगर वो वॉयलेट करता है सेक्शन 8 के प्रोविजंस को, या वॉयलेट करता है कोई भी कंडीशन ऑफ इट्स लाइसेंस, या फिर ऐसी एक्टिविटी को कैरी ऑन करता है जो कि फ्रॉडुलेंटली है, या फिर कोई भी वर्क करता है जो कि अगेंस्ट कंपनीज ऑब्जेक्टिव है, या फिर ऐसा कोई भी एक्ट करता है जो कि अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट है। देन सीजी जो है वो ऑर्डर दे देगा कि अपने स्टेटस को भाई कन्वर्ट कर लो। देन उसको चेंज करना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा लिमिटेड वर्ड या फिर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो कि एज एप्लीकेबल होता है। देन सेक्शन 8 कंपनी जो है ROC को एप्लीकेशन देगी एंड वो रजिस्टर्ड कर देगी अकॉर्डिंगली। देन इसके 2 प्रोवाइजोस हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो में बोला गया है कि कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा जब तक उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड नहीं दी जाएगी। सेकंड प्रोवाइजर बोलता है कि जो भी कॉपी होती है एवरी रिवोकेशन ऑर्डर की वो ROC को सेंड करी जाएगी। सबसेक्शन 7 बोलता है कि अगर कंपनी ने लाइसेंस को रिवोक कर दिया
सबसेक्शन 6 के अंदर देन सीजी जो है अगर उसे लगता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नेसेसरी है तो वो ऑर्डर कर देगा कि वाउंड अप कर लो अपनी कंपनी को या फिर आप अमेलगमेट हो जाओ किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनीज के साथ। अमेलगमेट का मतलब होता है मर्ज रहना, कि आप मर्ज हो जाओ किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ। एंड प्रोवाइजर बोलता है कि कंपनी को वहाँ पे भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 8 बोलता है कि अगर सेक्शन 8 कंपनीज लाइसेंस जो है वो रिवोक हो जाता है सबसेक्शन 6 के अंदर एंड सीजी ने बोला है कि आप अमेलगमेशन सबसेक्शन 8 बोलता है कि अगर सेक्शन 8 का कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो चुका है सबसेक्शन 6 के अंदर एंड सीजी को ये लगता है कि उसका अमेलगमेशन होना ज़रूरी है किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, देन जो भी इस एक्ट में लिखा है किसी अनदर प्रोविजन में इवन इफ अदर रूल्स से अदरवाइज, तो सीजी जो है वो ऑर्डर देगा कि आप अमलगमेट हो जाओ दोनों कंपनीज इनटू वन न्यू कंपनी एंड जो भी वो न्यू कंपनी होगी उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होएगा, मीन्स उससे खुद के मेमोरेंडम होंगे, उससे खुद के आर्टिकल्स होंगे एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पावर्स हैं, राइट्स हैं, फिर कोई भी प्रिविलेजेस हैं, वो दोनों ओल्ड कंपनीज़ के हैं, वो न्यू कंपनीज़ में हो जाएंगी कन्वर्ट एंड जो सारी लाइबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं एंड ऑब्लिगेशंस हैं। सबसेक्शन 9 बोलता है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी बाउंड अप हो चुकी है एंड डिसॉल्व हो चुकी है और उसको कोई भी डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हैं वो फुल्ली पेड ऑफ करने पड़ेंगे। अगर कोई भी एसेट जो है वो रह जाता है या तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किसी अनदर सेक्शन 8 कंपनी में जिसके सिमिलर चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स हैं सब्जेक्ट टू अप्रूवल एंड कंडीशंस जो कि इम्पोज करेगा ट्राइब्यूनल, या फिर जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उसको हम सोल्ड आउट कर देंगे एंड जो भी मनी रिसीव होएगा वो क्रेडिटेड हो जाएगा टू दी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड 2016 जो कि सेक्शन 224 बताता है ऑफ कंपनीज एक्ट। सब सेक्शन 10 सिंपल सा है जो बोलता है कि जो कंपनी है इस सेक्शन के अंदर रजिस्टर्ड हुई है तो वो अमेलगमेट उसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ होगी जिसके सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एंड सबसेक्शन 11 बोलता है पेनल्टी के बारे में। अगर कोई भी कंपनी कोई भी डिफ़ॉल्ट करती है इन कंप्लाइंग विद एनी रिक्वायरमेंट्स तो कोई भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी मिनिमम 10 लाख, मैक्सिमम 1 करोड़, और डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इन डिफ़ॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी, उन पे फाइन लगेगा एंड मिनिमम जो है 25,000 होना चाहिए, नॉट विद एक्सीडिंग 25 लाख। एंड इसमें एक प्रोविज़न है जो कि बोलता है कि अगर ये प्रूफ हो जाता है कि जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है वो फ्रॉडुलेंटली हुए थे तो जो एवरी ऑफिसर हैं वो लायबल होंगे सेक्शन 447 की पेनल्टी के लिए जो कि मिसलेनियस पेनल्टी होती है। अब चलिए बात करते हैं सेक्शन 9 के बारे में जिसका टाइटल है इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब एक कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो या सेक्शन 8 कंपनी हो अंडर कंपनीज एक्ट 2013 वो रजिस्टर हो जाती है तो उनका एक लीगल स्टेटस बन जाता है। सो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो कि मेंशन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में, जो सारे सब्सक्राइबर्स होते हैं मेमोरेंडम के एंड ऑल अदर पर्सन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं बाय द नेम जो कि मेमोरेंडम में दिया गया है एंड वो कैपेबल हो जाते हैं कि वो एक्सरसाइज करे सारे फंक्शंस और वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है। यही कंपनी का अपना अलग एग्जिस्टेंस हो जाता है। प्लस परपेचुअल सक्सेशन होती है। कंपनी जो है कभी मरती नहीं है। जो डायरेक्टर्स हैं चाहे वो आएँ चाहे जाएँ, कंपनी जो है वो हमेशा चलती रहती है तो हम उसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते देते हैं। विद पावर टू एक्वायर, होल्ड, डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। उनकी एक कॉमन सील होती है या ऑफिशियल आइडेंटिटी बन जाती है एंड वो उसके जो सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होते हैं कंपनी के नाम पर होते हैं। लास्टली वो स्यू एंड बी स्यूड करना कर सकती है।
उसके पास पावर होती है कि वो केस कर भी सकती है और केस उस पर हो भी सकता है। सो बेसिकली इसके 4 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, इसके कॉमन सील होती है, इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज होती हैं, एंड लास्टली फिर इसके बन जाता है टू टू स्यू एंड बी स्यूड। केस कर भी सकती है एंड उस पर केस हो भी सकता है। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 9। So section 10 is all about effect of memorandum and articles। ये बोलता है कि जो भी कंपनी रजिस्टर हो जाती है और उनका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फाइल हो जाता है तो उनका एक लीगल इफेक्ट हो जाता है। तो वो लीगल इफेक्ट क्या होता है, आइए सेक्शन 10 में पढ़ते हैं। तो जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स रजिस्टर हो जाते हैं तो वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जिससे ही कंपनी रजिस्टर होती है, उनका एक लीगल स्टेटस बन जाता है, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे हम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बोल देते हैं। टू द सेम एक्सटेंट वो रिस्पेक्टिवली साइंड होते हैं एंड उन पे कन्वीनियंस हो जाता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं कि कोई भी ऑब्लिगेशन या प्रॉमिस, लीगल प्रॉमिस बोल सकते हैं, उसके ऊपर लीगल प्रॉमिस या ऑब्लिगेशन हो जाती है उसके पार्ट पर, जो कि वो ऑब्जर्व करते हैं सारे प्रोविजंस को ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के। एंड सबसेक्शन 2 बोलता है कोई भी मनी पेबल होती है बाय एनी मेंबर कंपनी को तो डेट बन जाता है फ्रॉम, जो कि ड्यू हो जाता है फ्रॉम him to the company. Now, section 10A, that is commencement of business, etc. इसके थोड़ी बहुत प्रोविजंस जो है वो प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से कनेक्ट करते हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार देख लेना जाके, वहाँ पे मैंने अच्छे से उसको डिफाइन करा है सेक्शन 10A को, जब ये प्रोविजन इसके कनेक्ट होते हैं। सो इसमें 3 सबसेक्शंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं सबसेक्शन 1 के साथ। अगर कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 एंड उसके पास शेयर कैपिटल है, तो वो कोई भी बिजनेस कमेंस नहीं कर सकता, ना ही कोई भी बोरिंग एक्सरसाइज कर सकता जब तक वो ये 2 कंडीशंस को फॉलो ना करे। तो कौन सी 2 कंडीशंस हैं? फर्स्ट कंडीशन ये है कि डायरेक्टर जो है रजिस्ट्रार को डिक्लेरेशन देगा विद इन 180 डेज में ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द कंपनी इन द फॉर्म 20A, INC 20A। उसमें डिक्लेरेशन देगा कि एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो है उन्होंने पे कर दिया है शेयर्स की वैल्यू जो कि एग्रीड करी गई थी उन्होंने ऑन द डेट ऑफ मेकिंग सच डिक्लेरेशन। एंड सेकेंड कंडीशन ये है कि कंपनी रजिस्ट्रार को एक वेरिफिकेशन फाइल करेगा ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस की, जो कि सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 में बताई गई है, जिसमें बताया गया है विद इन 30 डेज के अंदर अंदर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन जो है उसको वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल करना होगा इन फॉर्म नंबर INC 22। सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट हो जाता है इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन तो कंपनी पेनल्टी के लिए लायबल होएगी विच इज़ 50,000 एंड एवरी ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो है वो लायबल होंगे 1,000 रुपीज़ पर डे बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़। एंड सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर कोई भी डिक्लेरेशन नहीं दी है इन दिस सेक्शन 10A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर, जो कि 180 डेज में देनी होती थी इन INC 22A, सॉरी इन INC 20A, जो कि विद इन 120 डेज के। सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर हमने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करी है रजिस्ट्रार को इन सेक्शन 10A सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, दैट इज़ जो 180 डेज के अंदर फाइल करना होता है INC 20A के अंदर, और उसके पास रीज़नेबल कॉज है कि कंपनी कोई भी बिजनेस या ऑपरेशंस कैरी ऑन नहीं करेगा, सो यहाँ पे सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होएगा। डायरेक्टली वो इनिशिएट कर देगा एक्शन फॉर द रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर अंडर चैप्टर
18, that is removal of names of companies from the register of companies. सेक्शन 12 इज ऑल अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, यानी हर कंपनी का एक फिक्स्ड ऑफिशियली रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी होता है। सो इस सेक्शन में 9 सबसेक्शंस हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सबसेक्शन 1। तो सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो कंपनी है वो विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन उसका रजिस्टर्ड ऑफिस होना ज़रूरी होता है, जो कि कैपेबल होना चाहिए ऑफ रिसीविंग एंड एक्नॉलेजिंग ऑल द कम्युनिकेशंस एंड नोटिसेस। सबसेक्शन 2 बोलता है कि जो कंपनी है रजिस्ट्रार को वेरिफिकेशन देगी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म INC 22, जो कि रूल 25 में बताया गया है। सबसेक्शन 3 में हमारे 4 क्लोजेस हैं, जिसमें फर्स्ट क्लोज बोलता है कि एवरी कंपनी को डिस्प्ले करना पड़ेगा अपना नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस आउटसाइड एवरी ऑफिस कॉन्स्पिशियस प्लेस पर लेजिबल लेटर्स में। कॉन्स्पिशियस प्लेस मीन्स जहाँ से कंपनी का नेम क्लियरली देख सकते हैं। देन लोकली अंडरस्टूड लैंग्वेज में होना चाहिए। देन बी क्लॉज बोलता है कि वो एनग्रेव करेगा अपने नेम को ऑन इट्स सील। देन जो भी सील होगी कंपनी की जो भी वो यूज़ करता है वहाँ पे कंपनी का नेम जो है एनग्रेव करना चाहिए। सी क्लोज बोलता है उसमें सारे बिजनेस स्टेशनरी एंड ऑफिशियल पब्लिकेशंस इंक्लूड होंगे, लाइक कंपनी का नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर अगर है तो, ईमेल एड्रेस एंड वेबसाइट इफ़ एनी। और ये अप्लाई होएगा टू बिजनेस लेटर्स पे, बिल हेड्स पर, लेटर हेड्स पर, नोटिसेस पर, ऑफिशियल पब्लिकेशंस पर। देन डी क्लोज बोलता है कि वो अपना प्रिंट करवाएगा नेम को ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर, लाइक हुंडीज हो गई और प्रॉमिसरी नोट्स हो गए, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए या फिर कुछ अदर हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। देन इसमें हमारे 2 प्रोवाइजोस दिए गए हैं। फर्स्ट प्रोवाइजो बोलता है अगर कोई भी कंपनी चेंज करती है अपने नेम को लास्ट 2 ईयर्स में तो उसको ओल्ड नेम को भी प्रिंट करवाना पड़ेगा और डिस्प्ले करवाना पड़ेगा अलोंग साइड द न्यू नेम 2 साल के लिए। और सेकंड प्रोवाइजर बोलता है अगर 1% कंपनी है तो वहाँ पे OPC प्रिंटेड होना चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर बिलो द कंपनी नेम। सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है रजिस्ट्रार को नोटिस देगा एवरी चेंज का INC 22 में। INC 22 जो कि वेरीफाइड होना चाहिए आफ्टर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये हमें देना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ द चेंज। देन जो रजिस्ट्रार है उसको रिकॉर्ड कर लेगा। सबसेक्शन 5 इज अ कंपनी कैन नॉट चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस किसी दूसरी सिटी, टाउन या विलेज में जब तक वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं कर लेती। और ये अप्लाई होता है एग्जिस्टिंग कंपनी पे भी और न्यू कंपनीज पे भी जो कि मूव करते हैं आउटसाइड द लोकल लिमिट्स। अगर वो विद इन द लोकल लिमिट्स होते हैं तो BR से ही काम चल जाता है। प्रोवाइजर बोलता है कि अगर वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मूव करती है फ्रॉम jurisdiction ऑफ वन ROC टू अनदर ROC ऑफिस विद इन सेम स्टेट के अंदर एक ROC से दूसरी ROC के ऑफिस के की jurisdiction के अंदर मूव कर रही है तो वहाँ पे उसको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन फॉर्म INC 23 में। इन फॉर्म INC 23 में। सो 3 केसेस हैं। अगर विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन है तो वहाँ पे BR से काम चल जाएगा। अगर आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन है तो वहाँ पे SR पास करना पड़ेगा। अगर एक ROC से दूसरी ROC में चेंज हो रही है तो वहाँ पे RD का अप्रूवल चाहिए होएगा। सबसेक्शन 6 बोलता है टाइमलाइन के बारे में। जब हमने रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लिया था तो वो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन कंफर्म करेगा या रिजेक्ट करेगा एप्लीकेशन को जो हमने सबसेक्शन 5 में दी थी।
देन कंपनी विद इन 60 डेज ऑफ आरडीज कंफर्मेशन, अगर कंफर्मेशन हो जाती है तो वहाँ से 60 डेज के अंदर अंदर फाइल कर देगा रीजनल डायरेक्टर की कंफर्मेशन विद आरओसी। देन आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ रिसीविंग द कंफर्मेशन फाइलिंग, वो क्या करेगा, रजिस्टर कर देगा चेंज एंड इशू कर देगा सर्टिफिकेट। सब सेक्शन 7 बोलता है कि जो भी आरओसी सर्टिफिकेट इशू करेगा वो कंक्लूसिव एविडेंस होएगा एंड वो कंफर्म करेगा कि जो सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं चेंज के जो कि सब सेक्शन 5 में किए गए थे वो फुल्ली कंप्लाइड हैं एंड वो कहीं भी कोर्ट में चैलेंज नहीं करे जा सकते, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होंगे एंड वो लीगली इफेक्टिव कब से होएगा, जो भी सर्टिफिकेट में डेट मेंशन होएगी। सबसेक्शन 8 बोलता है अगर कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है इन कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट्स तो जो कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट होंगे उनको पेनल्टी लगेगी, दैट इज़ 1000 रुपीज़ पर डे, दैट विद बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़। सबसेक्शन 9 बोलता है अगर आरओसी के पास रीज़नेबल कॉज है कि कंपनी कोई भी कैरी ऑन नहीं करेगा बिजनेस या ऑपरेशन को, देन आरओसी जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस का। अगर नॉन कंप्लाइंस फाउंड होता है सबसेक्शन 1 वाला, दैट इज INC 20A एंड INC 20 वाला 22 वाला। सबसेक्शन 9 बोलता है अगर आरओसी के पास रीजनेबल कॉज है और उसे लगता है कि कंपनी जो है अपने बिजनेस या ऑपरेशन को कैरी ऑन नहीं करेगा, देन आरओसी फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा रजिस्टर्ड ऑफिस की। अगर नॉन कंप्लाइंस पाई जाती है सबसेक्शन 1 वाली, सबसेक्शन 1 वाली कंप्लाइंस कौन सी थी कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो कैपेबल नहीं है ऑफ रिसीविंग ऑल एंड एक्नॉलेजिंग ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस, देन जो आरओसी है वो इनिशिएट करेगा एक्शन और रिमूव कर देगा नेम ऑफ कंपनी, जो कि चैप्टर 18 वाला है, रिमूव द नेम ऑफ कंपनी। प्लस उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी सबसेक्शन 8 वाली, दैट इज 1000 रुपीज पर डे बट नॉट एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख। सो दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 12। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हमने बात की सेक्शन 8 टू सेक्शन 12 एक्सेप्ट सेक्शन 11 जो कि ओमिट हो चुका है, जो हर बिजनेस और लीगल स्टूडेंट को ज़रूर समझने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपका फेवरेट पॉइंट या अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। अगर आप और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिले। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 13 अहेड। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और लॉ को सिंपल बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।